नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जिसकी एग्जाम तिथि नजदीक आ रही है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी टीम के द्वारा आपकी मदद करने के लिए प्रश्नोत्तरों की सीरीज चलाई जा रही है। ऐसे प्रश्न जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या ऐसे प्रश्न जिनको पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन्हीं को लेकर हम आपके सामने आते हैं। हमारे जो साथी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इतना ही नहीं, ये परीक्षा उनके लिए जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं उनके ध्यान में रखकर भी हम लोग ये क्लासेज चला रहे हैं। और ये क्लासेज पूरी तरह निःशुल्क हैं, कोई शुल्क इसके लिए आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, कुल 20 प्रश्नों की ये सीरीज होगी। कुल 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने आता हूं। 20, 21, 22 भी हो जाते हैं कभी कभी। और प्रश्न पूछूंगा, आपको साथ में उत्तर बताता चलूंगा और उस उत्तर की व्याख्या करने का प्रयास भी करता रहता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न आज की इस सीरीज का। आज की जो सीरीज है ये मुगल सम्राट बाबर पर आधारित है। आप लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास में सीरीज कई चलाई गई, आधुनिक इतिहास पर भी हम लोगों ने बातचीत की है 1857 के विद्रोह के बाद से। और अब हम मुगल काल की शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके लिए। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की जन्मभूमि कहां थी? आपको बताना है बाबर की जन्मभूमि कहां थी। बाबर मूलतः कहां का निवासी था, आपको बताना है। आपका उत्तर क्या होगा? फरगना। बाबर का जो मूल राज्य है, इनके पिता उमर शेख मिर्जा जहां जिस रियासत के शासक थे वो फरगना, और फरगना कहां है? उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजु के बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखित है? और आपका उत्तर होगा तुर्की भाषा में। आपका उत्तर क्या होगा? तुर्की भाषा में। ये ध्यान रखना है आपको। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला प्रश्न जो समीक्षा अधिकारी में एक बार पूछा जा चुका है, समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा में एक बार आया हुआ प्रश्न है। सर-ए-पूल का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? सर-ए-पूल, ध्यान से सुनिएगा, सर-ए-पूल का युद्ध किसके बीच हुआ? और आपका उत्तर होगा बाबर। बाबर उस समय फरगना का शासक था और एक उज्बेक सरदार है शैबानी खां। शैबानी खां, बाबर और शैबानी खां के बीच में सर-ए-पूल का युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में उज्बेक सरदार शैबानी खां ने बाबर को पराजित कर दिया। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, चौथा प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है बाबर के पूर्वज तैमूर लंग, ध्यान से सुनिएगा, बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था, तैमूरिया कहलाने पर गर्व का अनुभव करता था। आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है कि बाबर के पूर्वज तैमूर लंग की राजधानी कहां थी? बाबर के पूर्वज तैमूर लंग की राजधानी कहां थी? और आपका उत्तर होगा समरकंद। आपका उत्तर होगा समरकंद। समरकंद जो कि मध्य एशिया का एक विख्यात नगर है, यही प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग की राजधानी थी। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए 5वां प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो रहा है?
आपको बताना है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हो रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हो रहा है, कब हो रहा है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे साथियों, पानीपत के मैदान में कुल 3 प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने भारतीय इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया है। उन तीनों के विषय में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जा रहा है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और किसके बीच लड़ा जा रहा है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जा रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होगा, दूसरा युद्ध जो होगा, वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा जा रहा है। हेमू कौन है? हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति है, जिसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके स्वयं को विक्रमादित्य के रूप में घोषित कर दिया है, राजा घोषित कर दिया है। और ध्यान रखेंगे, जो तीसरा युद्ध है पानीपत का, ये कब लड़ा जा रहा है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा जा रहा है। किसके बीच लड़ा जा रहा है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली विजेता होता है, मराठों को बहुत गंभीर क्षति पहुंचती है। परिणाम स्वरूप मराठों का भारत पर अपना राज्य स्थापित करने का स्वप्न भंग हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है, बाबर का प्रतिद्वंदी शासक जिससे बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, वो राणा सांगा कहां का राजा था? आपको बताना है, बाबर का समकालीन राणा सांगा कहां का शासक था, कहां का राजा था? और आपका उत्तर होगा मेवाड़ का। मेवाड़ का। ध्यान रखेंगे साथियों, राणा सांगा जो कि बहुत प्रसिद्ध वीर माना जाता है, जिसने मेवाड़ की सीमाओं में वृद्धि की है, वह बाबर से खानवा का युद्ध लड़ रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न पर निगाह रखिए, एक एक प्रश्न हल करते चलिए। ये परीक्षा में जब छपेगा तो आपको लगेगा कि मैंने ये प्रश्न काश पढ़ लिया होता ध्यान से। आइए, एक एक प्रश्न आपकी रैंक तय करता है, 1 नंबर से आपकी रैंक में बड़ा उलटफेर हो सकता है। 7वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह कौन सा युद्ध है जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया? वह पहला युद्ध कौन सा है जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा जा रहा है? आपका उत्तर होगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा जा रहा है 1529 में, 1529 में। और इस युद्ध में, इस घाघरा के युद्ध में जल और स्थल दोनों पर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजेता होता है। ध्यान रखना है आपको। आइए आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? जो लोग लाइव जुड़े हैं कृपया बताएं कमेंट करके, बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय विजयनगर में कौन राज्य कर रहा था? आपको बताना है। आपका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। कहाँ के थे? विजयनगर के बड़े प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। और बाबर ने जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, उनमें विजयनगर के शासक को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है, यद्यपि विजयनगर और बाबर के बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की?
बाबर ने काबुल विजय कर लेने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? आपका उत्तर होगा पादशाह, पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह की उपाधि ग्रहण करता है। कब करता है? 1507 ईस्वी में करता है और काबुल विजय के बाद करता है। 1504 में इसने काबुल जीत लिया था और 1507 में बादशाह या पादशाह की उपाधि ग्रहण कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न पे निगाह रखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है बाबर ने चंदेरी का युद्ध किस शासक के विरुद्ध लड़ा था? ध्यान से सुनिएगा, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किस शासक के विरुद्ध लड़ा था? और आपका उत्तर होगा मेदिनी राय के विरुद्ध। आपका उत्तर होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें राजपूतों ने साका किया, राजपूतों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया। आइए आगे बढ़ेंगे। बाबर विजयी रहता है चंदेरी के युद्ध में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए, आपको बताना है किस मुगल शासक को कलंदर के उपनाम से भी जाना जाता है, या किस मुगल शासक की उपाधि कलंदर भी मानी जाती है? कलंदर। आपका उत्तर होगा बाबर। बाबर बड़ी मात्रा में धन खर्च करता है, बड़ी मात्रा में दान करता है और इस दान के कारण ही बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न पे निगाह रखिए साथियों। जितना परिश्रम आप अभी कर लेंगे वही परिश्रम आपके काम आएगा परीक्षा के समय। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा रखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताना है बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के राज्यारोहण के समय उसका प्रतिद्वंदी कौन था? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है आपके लिए। आपको बताना है बाबर के राज्यारोहण बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के राज्यारोहण के समय हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? कौन शासक बनना चाहता था? आपका उत्तर होगा मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा शासक बनना चाहता है परंतु उसका षड्यंत्र सफल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? मेवाड़ की किस रानी ने, क्या नाम था उनका, जिन्होंने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी? आपको बताना है और आपका उत्तर होगा महारानी कर्णवती। महारानी कर्णवती हैं जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी, परंतु हुमायूं सहायता करने नहीं पहुंच पाया और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, चौसा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का प्रसिद्ध युद्ध जो शेर खां और हुमायूं के बीच हो रहा है, ये कब लड़ा जा रहा है? आपका उत्तर होगा 1539 ईस्वी। कब लड़ा जा रहा है? 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध हो रहा है। और कहां हो रहा है? चौसा नामक स्थान पर, बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में चालाकी दिखाते हुए शेर खां ने हुमायूं को भागने के लिए विवश कर दिया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हुमायूं ने किसे एक दिन के लिए अपनी राजगद्दी प्रदान कर दी थी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया? दिल्ली का एक दिन का वह बादशाह कौन है जिसने चमड़े का सिक्का चलाया?
आपका उत्तर होगा निजाम नाम का भिस्ती। निजाम नामक भिस्ती है। कहते हैं कि युद्ध में पराजित होने के बाद अपनी प्राण रक्षा के लिए हुमायूं गंगा नदी में घोड़े समेत कूद जाता है और निजाम नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई, उसकी सुरक्षा की और इसके बदले में हुमायूं ने उदारता दिखाते हुए निजाम को एक दिन के लिए अपना सिंहासन सौंप दिया, एक दिन के लिए उसे सम्राट बना देता है और निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए, हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी जा रही है? बताइएगा हमें। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ध्यान रखेंगे। गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री है, वो हुमायूं नामा की रचनाकार भी है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए 17वां प्रश्न आपको बताना है, ताज का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाने वाला हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? हुमायूं का मकबरा, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? उत्तर होगा हाजी बेगम। हाजी बेगम या बेगा बेगम, एक ही महिला के दोनों नाम हैं। हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया। आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए, किस प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसके जीवन का अंत हो गया? उस इतिहासकार का नाम बताना है। इसने ये प्रसिद्ध उक्ति कही है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसके जीवन का अंत हो गया। आपका उत्तर होगा लेन पूल। आपका उत्तर क्या होगा? लेन पूल। लेन पूल महोदय हैं जो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है किस मुगल सम्राट को ज्योतिष पर इतना विश्वास था कि उसने सप्ताह के 7 दिनों के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था? किसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा शुरू कर दी थी? आपका उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं जो कि ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता था। कहते हैं कि अकबर की मां हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह के लिए हुमायूं ने अपनी कुंडली और उसकी कुंडली का मिलान स्वयं किया था। ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखता था और इसलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर आया करता था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आपको बताना है हुमायूं द्वारा निर्मित किस इमारत से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई? हुमायूं द्वारा ही निर्मित है और उसी इमारत की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जा रही है। इमारत कौन सी थी? आपको नाम बताना है और आपका उत्तर होगा दीन पनाह। दीन पनाह जो कि पुस्तकालय के रूप में था। उसी दीन पनाह की सीढ़ियों पर जब हुमायूं उतर रहा था, उसी समय उसे अजान की आवाज सुनाई देती है। हुमायूं सीढ़ियों पर ही बैठने का प्रयास करता है। उसका लबादा, उसका चोंगा उसके पैर में फंस जाता है और परिणाम स्वरूप हुमायूं सीढ़ियों से लुढ़क जाता है। तो साथियों, ये 20 प्रश्नों की सीरीज थी और आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों से लाभ होगा। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।